आइए आज हम बात करेंगे गति के तीनों समीकरणों की स्थापना किस प्रकार से करेंगे। ठीक, और इसके पहले मैं आपको बता दूं, गति के समीकरण से संबंधित मैंने 3 वीडियो बना रखे हैं, जिससे बहुत ही इनिशियली उसमें मैंने बनाया है। पहला वीडियो जो है कि कौन कौन सी राशि को क्या क्या कहते हैं, उनके मात्रक क्या होते हैं। उसके बाद दूसरा वीडियो आप देख सकेंगे जिसमें ये पता चलता है कि किस कंडीशन में फॉर्मूला चेंज होते चले जाते हैं। तीसरा वीडियो आप देखिएगा कि ऊपर जाते समय और नीचे आते समय गति के समीकरण में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। परंतु आज के इस चौथे वीडियो में हम जानेंगे कि गति के तीनों समीकरणों की स्थापना किस प्रकार करेंगे। तो सभी को मेरा ग्रेट मॉर्निंग है। आइए स्टार्ट करते हैं गति के तीनों समीकरणों की स्थापना। इससे पहले कि गति के तीनों समीकरणों की स्थापना करेंगे, एक बार फिर से नजर डाल देते हैं गति के तीनों समीकरण कौन कौन से होते हैं। पहला, गति का पहला समीकरण होता है v = u + at, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण होता है s = ut + ½ at²। तीसरा समीकरण होता है v² = u² + 2as होता है। इसमें कौन कौन सी राशि को क्या क्या कहते हैं, इसका वीडियो आप पहले में देख सकते हैं। ठीक, फिर भी मैं एक बार बता देना चाहता हूं, इसमें u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है और t क्या है, समय है। और यहाँ पर एक अलग राशि दिख रहा है s को हम विस्थापन या दूरी के सेंस में ले सकते हैं। इन गति के तीनों समीकरणों की स्थापना करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि इसका समीकरण की स्थापना किस प्रकार से करेंगे। तो आइए मेथड जानते हैं। गति के पहले समीकरण की स्थापना करने के लिए हम प्रयोग करेंगे केवल और केवल त्वरण के सूत्र का प्रयोग करेंगे, ओनली त्वरण के सूत्र का प्रयोग करेंगे। उसके बाद गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना के लिए हम क्या करेंगे, विस्थापन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। और इसमें हम कहीं ना कहीं गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करेंगे। कहीं ना कहीं इसका से मैंने बोला क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो उसको पहले वाले स्टेप में भी यूज कर सकेंगे गति के प्रथम समीकरण को, या लास्ट में भी यूज कर सकेंगे, इसलिए मैंने बोला कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। बट इतनी बात फिक्स है कि गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना के लिए आपको विस्थापन का और गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करना होगा। उसी प्रकार से तृतीय समीकरण का यदि आपको उत्पत्ति करनी, तृतीय समीकरण की आपको उत्पत्ति करनी है, तो उसमें गति के प्रथम समीकरण और द्वितीय समीकरण का उपयोग करना होगा। इससे गति का तृतीय समीकरण आ जाता है। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में कहा जाता है कि हमेशा स्मार्ट वर्क करो, बट आपको याद होना चाहिए स्मार्ट वर्क करने से पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये स्मार्ट वर्क है। अगर आपने इस चीज को या इन तीनों को समझने के लिए बहुत ही समय लगाया, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा, तो उसको कहा जाता है हार्ड वर्क किया। जब आप बहुत ही ध्यान से पेशेंसली किसी चीज को आप देखते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो आप जब क्लू तैयार करते हैं उस चीज का, तो वो कहलाता है आपका स्मार्ट वर्क, क्योंकि आपने बहुत अधिक मेहनत किया है। तो आपको क्लू मात्र दे देने से आप आसानी से किस समीकरण को उत्पत्ति किस प्रकार से किया जाता है यह आसानी से कर सकेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया, मैंने त्वरण लिख लिया। त्वरण बोलने से आपको सारा का सारा जो मैथ आपने समझा होगा, इसका व्यंजक कैसे आएगा वो समझा होगा, वो सारा का सारा दिमाग में आ जाता है। इसलिए सबसे पहले हार्ड वर्क होगा, उसके बाद स्मार्ट वर्क होगा। तो आइए ये स्मार्ट वर्क हमारे पास कैसे आएगा, इसके लिए हार्ड वर्क करते हैं और देखते हैं गति के तीनों समीकरणों की उत्पत्ति किस प्रकार से कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति करेंगे गति के प्रथम समीकरण की, जिसका क्लू मैंने बना रखा है। आपको सिर्फ इसमें त्वरण का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं गति के प्रथम समीकरण की उत्पत्ति। गति के प्रथम समीकरण v = u + at की स्थापना। तो सबसे पहले आपको थ्योरी तैयार करना होता है। आप थ्योरी कैसे तैयार करेंगे, मान लीजिए, और जब आप थ्योरी तैयार करेंगे, ये चारों घटक जो दिख रहे हैं, ये जितने भी घटक रहेंगे समीकरण में, वो सारे घटक आना चाहिए। तो आप थ्योरी कैसे तैयार कर सकते हैं,
माना t सेकंड में, या फिर स्टार्ट कर सकते हैं कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t सेकंड में उसका वेग v हो जाता है तथा उस वस्तु में त्वरण a उत्पन्न होता है। अगेन फिर से बता दूं, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t सेकंड के पश्चात उसका वेग v हो जाता है तथा उस वस्तु में त्वरण a उत्पन्न होता है। उसके बाद आप लिखेंगे, चूंकि त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। कभी भी किसी चीज का जब परिवर्तन निकाला जाता है तो अंतिम परिवर्तन में से प्रारंभिक परिवर्तन को घटा दिया जाता है। चूंकि परिवर्तन वेग में है तो इसका आंसर आप लिखेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। अंतिम वेग आपके पास है v, प्रारंभिक वेग आपके पास है u, और समय अंतराल यहाँ पर प्रारंभिक अंतिम समय रहेगा t और प्रारंभिक समय हमेशा किसी का रहता है क्या, 0 रहता है। त्वरण को प्रदर्शित करते हैं हम किससे, a से प्रदर्शित करते हैं, a बराबर लिखेगा। यहाँ 0 का कोई अर्थ नहीं है तो ये लिखा t, उसके बाद आप t को तिरे गुणा कर दीजिए, at इज इक्वल टू v माइनस u। आगे का देखिएगा, हमारा उद्देश्य है v बराबर u प्लस at लाना, तो हम क्या करते थे, u को पक्षांतर कर देते हैं तो u हो जाएगा प्लस में, ये है at एज इट इज लिखा, बराबर है v। आप इस समीकरण के स्वरूप को ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये है गति का प्रथम समीकरण। तो गति के प्रथम समीकरण में मात्र आपने उपयोग किया त्वरण का जो सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, उस फॉर्मूले को यूज किया और ध्यान से देखा। तो अब आपने अगर ध्यान से देखा होगा, अगर ध्यान से नहीं देखा तो फिर से वीडियो को देख सकते हैं दोबारा, ठीक, और ध्यान से उसको देखिए कि कैसे कैसे लिया जा रहा है, ठीक। और एक बार ध्यान से देख लेने के पश्चात आपको जब मैं क्लू दूंगा या आपने कोई क्लू देखा तो आपको फटाफट याद आता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गति के प्रथम समीकरण की उत्पत्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, त्वरण के फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, इसके बाद कुछ नहीं है। तो आपने चूंकि हार्ड वर्क किया तो जैसे ही मैं आपको बोलूंगा या क्लू आप पढ़ोगे तो गति के प्रथम समीकरण की उत्पत्ति आप आसानी से कर सकोगे। ये है गति का प्रथम समीकरण। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं हम गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना किस प्रकार से कर सकते हैं। गति के द्वितीय समीकरण ये होता है F इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आइए इसकी स्थापना करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसकी स्थापना करने के लिए क्लू दिया था, आपको दो चीज याद रखना है, एक है विस्थापन और दूसरा है गति के प्रथम समीकरण का कहीं ना कहीं उपयोग होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग विस्थापन। अच्छा, इसके पहले आपको थ्योरी लिखना होगा, पहले जैसे फिर से लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय के पश्चात वह s दूरी करता है तथा उसमें a त्वरण उत्पन्न होता है। ऐसा थ्योरी तैयार करके आप लिखेंगे विस्थापन। विस्थापन का सामान्यतः सूत्र जो होता है, विस्थापन का सामान्यतः सूत्र होता है वेग बटे समय अंतराल, वेग गुणित समय अंतराल। लेकिन अगर मैं कुल विस्थापन की बात करूंगा तो कुल विस्थापन की अगर बात करेंगे तो वेग जो हो जाता है वो औसत हो जाता है। तो यहाँ पर कुल विस्थापन बराबर फॉर्मूला तैयार होता है औसत वेग गुणित समय अंतराल। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन सी राशि आपके पास है नहीं है। कुल विस्थापन आपने बोला था कि t समय के पश्चात उसका विस्थापन कितना हो जाता है, s हो जाता है, तो आपने विस्थापन तो ले लिया है s। समय अंतराल वही पुरानी कहानी है, अंतिम समय में से प्रारंभिक समय को घटा दिए, बट अपने पास औसत वेग नहीं है। तो आइए औसत वेग के बारे में बात करें। आपको ये पता होगा कि जब किसी राशि का औसत निकालते हैं, जैसे 5 राशि दी है,
तो अगर 5 राशियों का आपको औसत निकालना है तो पांचों को जोड़ करके 5 से भाग दे दीजिएगा, तो वो क्या हो जाता है, उस राशि का औसत निकल आता है। यहाँ पर हमारे पास औसत किसका है, वेग का। तो वेग हमारे पास दो होता है, एक होता है प्रारंभिक वेग और दूसरा होता है अंतिम वेग। तो हम दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों को जोड़ करके क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो हमारे पास औसत वेग के लिए फॉर्मूला आ जाता है। तो अपने पास औसत वेग बराबर आ गया u प्लस वी अपॉन 2। तो यहाँ पर हम औसत वेग का फॉर्मूला लिख लेंगे, u प्लस वी अपॉन 2 हमने लिख लिया। अब देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं। कुल विस्थापन बराबर औसत वेग गुणित समय अंतराल। तो जैसे कि हमने देखा विस्थापन हो जाता है अपने पास क्या, s। औसत वेग प्राप्त हो चुका है u प्लस वी अपॉन 2 और समय अंतराल में आपको मिलेगा t माइनस 0। अब यहां पर देखते हैं क्या क्या होने वाला है। हमको पता है गति का प्रथम समीकरण होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम यहाँ पर जैसे कि पहले बताया था विस्थापन का समीकरण का उपयोग करना है, विस्थापन का उपयोग करना है सूत्र का, और गति के प्रथम समीकरण। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर u लिखा, ये v है, v के बराबर लिख सकते हैं गति के प्रथम समीकरण के अनुसार से u प्लस ए टी अपॉन क्या लिख दिया हमने 2, और यहाँ पर t माइनस 0 तो t का 0 का कोई अर्थ नहीं, तो अपने पास सिर्फ क्या रह जाएगा, t रह जाएगा। आइए आगे देखते हैं, u और u हो जाएगा 2u, ये एज इट इज लिखा हुआ है 80 अपॉन में लिखा हमने क्या 2 गुणित t। एक स्टेप और कर सकते हैं, इस t का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों राशियों से, तो हो जाएगा 2ut और 80 स्क्वायर अपॉन में है 2। एक इसके बराबर चला रहा है, s के बराबर विस्थापन के बराबर चला रहा है। आगे देखते हैं, ये रहा है s। उसके बाद ये जो 2 है वो दोनों के लिए है, इसका आंसर दोनों को बांट देते हैं, 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा ut। इसको आप साइड लिख सकते हैं, तो आपको दिखाई देगा हाफ 80 स्क्वायर किसके बराबर दिखाई देगा, s के बराबर दिखाई देगा। सो सिंपल। तो हमने जैसे कि क्लू तैयार किया था कि विस्थापन के सूत्र का प्रयोग करना है और कहीं ना कहीं गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करना है। इस चीज का उपयोग आप यहाँ पर भी कर सकते थे, v के प्लेस पर आप लिख सकते थे, तभी भी आपको यही इक्वेशन प्राप्त होना था। तो ये है गति का दूसरे समीकरण को कैसे उत्पत्ति करते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम देखते हैं गति के तृतीय समीकरण की उत्पत्ति किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गति का तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है गति का तृतीय समीकरण। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने क्लू बताया था आप लोगों को, क्लू ये बताया था कि आप गति के प्रथम समीकरण और गति के द्वितीय समीकरण का उपयोग करके आप गति के तृतीय समीकरण की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। थ्योरी पहले जैसे रहेगा, उसके बाद देखिएगा आप यहाँ पर लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण आप देख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम इसको अगर पक्षांतर करते हैं ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ए को तिरक गुणा करके नीचे ले आइए, तो v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। तो हमारे पास t बराबर एक फॉर्मूला आ जाता है, t का मान प्राप्त हो जाता है v माइनस यू अपॉन ए। अब हम गति के द्वितीय समीकरण का उपयोग करते हैं। गति के द्वितीय समीकरण से, तो गति का द्वितीय समीकरण होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, जहां जहां पर t लिखा है वहां पर ये वैल्यू रख दीजिए। तो t का मान रखने पर s इज इक्वल टू यू, t का वैल्यू देख सकते हैं आप v माइनस यू अपॉन ए, फिर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। t का वैल्यू आपके पास है v माइनस
u अपॉन a पूरे का पूरा होल स्क्वायर। आगे देखते हैं, ये रहा s, आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर में, ये हो जाएगा uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन आपको दिख रहा होगा a प्लस हाफ a, ये वर्ग दोनों पर है तो आप लिख सकते हैं v माइनस यू का होल स्क्वायर, और ये वर्ग a पर भी है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं a स्क्वायर। यहाँ से a और a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक a बचे रहेगा तो आपके पास आ जाएगा uv माइनस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई ना करें, इस u को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होगा देखिएगा, u वहीं रहने दीजिएगा और v माइनस यू यहाँ पर रहने दीजिएगा। अब क्या कर सकते हैं देखिएगा, आप किसी प्रकार के मैथ से भी ला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखेंगे कि इसको ऐसे लिखा कि जो कट गया आपके पास है, तो एक बार और लिख लेते हैं, u ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन लिखा हुआ है a प्लस ये रहा v माइनस यू का होल स्क्वायर, नीचे में बचा हुआ है 2, यहाँ पर बचा हुआ है a। अब उसके बाद आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 2a, a और a कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2u v माइनस यू, 2a है तो सेम टू सेम आ जाता है v माइनस यू का होल स्क्वायर। अब आप इसको मैथ तरीके से जैसे सॉल्व करते हैं कर लीजिए, इसमें कोई दिमाग नहीं। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2uv माइनस 2u स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन अपने पास आ जाएगा 2a, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, s इजिकल टू आपके पास आ जाएगा, ये रहा v स्क्वायर और 2u स्क्वायर में से एक u स्क्वायर घट जाएगा तो अपने पास आ जाएगा u स्क्वायर, और यहाँ 2a जो बचा हुआ है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, इस प्रकार से तिरक गुणा कर सकते हैं 2as। अपने को चाहिए v स्क्वायर बराबर, तो हम क्या करते हैं u स्क्वायर को इस तरफ लेके जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा 2as, v स्क्वायर बराबर, फाइनली आप इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये रहा गति के तृतीय समीकरण की उत्पत्ति। तो इस प्रकार से आपको पहले तो बहुत कॉन्शियसली देखना है, बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक, इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं तो सिर्फ इतना पता चलता है कि गति के प्रथम समीकरण के द्वारा आपको t बराबर एक फॉर्मूला लाना है, और उस वैल्यू को, उस फॉर्मूले को हम क्या करना है, गति के द्वितीय समीकरण में जहां पर t रखा है वहां पर आप रख लीजिए। उसके बाद मैथमेटिकली आप और भी किसी मेथड से भी सॉल्व करेंगे, तभी भी आपका यही आने वाला है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो इस प्रकार से आपने देखा कि गति के तीनों समीकरण की उत्पत्ति की। अगर आपने इसके पीछे मेहनत किया होगा, बहुत ही ध्यान से देखा, घर में प्रैक्टिस करोगे, तो ये जो क्लू मैंने बनाया था वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो देखिएगा, लास्ट टाइम फिर से देखते हैं, गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण, ये था v इक्वल टू u प्लस at, उसके बाद था s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने क्लू दिया था, इसमें त्वरण के सूत्र का प्रयोग होगा, दूसरा यहाँ पर होगा विस्थापन के सूत्र का प्रयोग होगा, और कहीं ना कहीं गति के प्रथम समीकरण का उपयोग होगा। तीसरा में मैंने क्लू दिया था, गति के प्रथम समीकरण और दूसरे समीकरण का उपयोग करना है। अगर आपने काफी हार्ड वर्क किया है, जो समीकरण आपने देखा उसमें हार्ड वर्क किया है, तो अब आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब भी आप पढ़ोगे तो जो डिटेल आपने बना रखा होगा नोट्स, उसको नहीं पढ़ना है, अभी आपने जो क्लू बना रखा है उसका उपयोग करना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक स्टूडेंट का जो माइंड है बहुत फास्ट होता है, क्योंकि वो हमेशा पढ़ाई में लगा रहता है। तो अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो आपने नोट्स इस प्रकार से बनाया है, अब जब आप पढ़ेंगे तो वो डिटेल को नहीं पढ़ना है सेकंड टाइम में, अब आपको पढ़ना है सिर्फ इतना है, b इक्वल टू u प्लस at कैसे लेकर के आऊंगा, त्वरण से लेकर के आऊंगा। सेकंड इक्वेशन किससे लेकर के आऊंगा, विस्थापन है, और कहीं ना कहीं गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करूंगा। तीसरा समीकरण में 1 और 2 देख के आ जाएगा, आपको याद गति का प्रथम समीकरण द्वितीय समीकरण का उपयोग करना है। इस प्रकार से आप बहुत ही कम समय में, पहले हार्ड वर्क किया, 1-2 घंटा लगाया, बाद में क्या होगा, इतने को देखने मात्र से आपका दिमाग काम कर जाता है। अभी रोज भी देखा, 2 दिन के बाद भी देखा, तो भी आपका दिमाग यही काम करेगा, फास्ट चीजों को पकड़ लेगा। एक बात आपको बता दूं, कई बार आपने सुना होगा कि यार मेरा दोस्त तो साला बहुत कम पढ़ाई करता है, बहुत कम समय तक लगाता है पढ़ाई में।
लेकिन और हमेशा अधिक नंबर लाता है, उसके पीछे क्या है कि वो कोई ना कोई क्लू बना करके पढ़ता है। या फिर आपने कई पेरेंट्स को देखा होगा, हमारा बच्चा बहुत कम पढ़ता है जी, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, हमने देखा है, पता नहीं कैसे कर लेता है। तो उसका जो बच्चा है कहीं ना कहीं इस मेथड का उपयोग करता है, जाने अनजाने से ही कोई ना कोई क्लू बना करके चलता है। और कम समय कैसे करता है वो, जब आप इसको डिटेल पढ़ रहे होते हो, रोज रोज या 2 दिन के बाद 10 दिन के बाद जब डिटेल पढ़ रहे होते हो, तो वो डिटेल नहीं पढ़ रहा होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने कड़ी मेहनत किया है। अब डिटेल की जगह वो इन चीजों का सहारा लेता है। अभी थोड़ा सा देखा, 5 मिनट भी कॉपी को देखा, 2 मिनट भी देखा, उसके दिमाग में सारा क्लू आ जाता है। वो सारा का सारा जो बोझ, इतना सारा 2-3 पन्ने का जो आंसर आता है उसको नहीं लेता, सिर्फ क्लू का उपयोग करता है, तो उसका माइंड भी रिफ्रेश रहता है। ठीक, इसी कारण से वो चीजों को बेहतरीन तरीके से कर पाता है। तो ये है शॉर्ट तरीका इसको समझने का। एक बात बता दूं, गति के प्रथम समीकरण की जो स्थापना आज हमने किया है, ये साधारण विधि होता है, सामान्य विधि होता है। इसके 3 विधि होते हैं। पहला तो साधारण विधि जो आज हमने देखा, और दूसरा होता है समाकलन विधि, जिसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और तीसरा होता है ग्राफी विधि। उसके बाद भी मैं उस वीडियो को बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को दूसरे तक शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए या मेरे वीडियो में किसी प्रकार की आपको कमी नजर आती है, पढ़ाने में कोई कमी नजर आती है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं उसका पालन जरूर करूंगा और बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे वीडियो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस प्रकार के जो वीडियोस है आप तक पहुंचते रहेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।